travels in नहीं पता है, ऐसा कैसा चलेगा? मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ. द रीजन वेयर ऑल पार्टिकल्स comes together, that is called very good, it called compression and rarefaction. Condensation and rarefaction भी हम उसको बोल सकते हैं. The region where particles comes together, that is called compression or condensation, or the other one is called rarefaction, जिसमें density का variation होता है, हमने ऐसा पढ़ा है. This is the thing that you have studied about the waves. और उसका और दो type हमने पढ़ा है. The wave which require medium for propagation is called mechanical, and the wave which do not require medium for propagation non-mechanical. हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लाइट वेव्स की. तो उसके लिए आप क्या बता सकते हो? दे रिक्वायर्ड मीडियम और नॉट? दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम में कौन से स्पीड से ट्रैवल करते हैं? 3 into 10 to the power meter per. Remains same for all type of light waves. Is there any scope of confusion in that? लाइट वेव्स है, कोई भी हो, वैक्यूम है तो सबका स्पीड वैक्यूम में तो सेम ही रहता है. दैट इज 3 into 10 to the power. So they comes in a category of which type of wave, mechanical or, because they do not require medium. Then another thing is that हमने नाम बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो ये नाम आपको कुछ सजेस्ट करता है? नेम सजेस्ट समथिंग. दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को जब कंबाइन करोगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स मिलेंगे. बराबर. इसमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड प्रोपोगेशन, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर होते हैं तो ये कौन से टाइप के वेव हो जाएंगे? जिसमें प्रोपोगेशन और ऑसिलेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो, दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन मेरे को थोड़ा सा याद है तो बताइए, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट होगा हमें. चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं. इफ वी आर हैविंग अ ट्रांसवर्स वेव, इसको प्रोपगेटिंग वेव भी बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं. इसका इक्वेशन जो आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, जिसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये चैप्टर में होगा हमें, तो इसका इक्वेशन हमें चाहिए. इफ एनीवन कैन टेल मी फ्रॉम ऑनलाइन देन इट इज आल्सो ओके. बताएगा कोई? आप में से किसी को पता है तो भी बताइए. ओके, a cos ओमेगा t प्लस 5. ये जो आपने इक्वेशन बताया है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बताया है. मेरे को वेव का इक्वेशन चाहिए. मैं आपको हिंट देता हूं कि सपोज ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस. बराबर. इट्स अ ट्रैवलिंग वेव, सो टाइम के साथ उसका ये पोजीशन भी चेंज होता जाएगा. इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, सो इफ इट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग, ये क्या बताया हमने? तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उसका ऑसिलेशन y या z एक्सिस पे होगा. हम बताएंगे y एक्सिस. सो दिस शोज द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. दिस ब्रैकेट जिसमें हमने x की बताया, t तो टाइम है, x एक्सिस शोज द प्रोपगेशन ऑफ दिस वेव. ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अभी आपने जो बताया a, व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. किसका मैक्सिमम? कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? इट इज ऑसिलेशन, सो इट मस्ट बी अ पीरियोडिक फंक्शन. हमने ऐसा सीखा है, पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास एक साइन है, एक कॉस है, या फिर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन. द सिंपलेस्ट वन इज साइन. ऐसा जरूरी नहीं है साइन ही आएगा, कोई क्वेश्चन में आपको कॉस भी आएगा. मीनिंग ये कि ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन ही है. साइन की एक्स माइनस प्लस 5 रिक्वायर्ड नहीं है तो चलेगा.
अभी इसमें से बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी जिसके बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमसीक्यू में पूछते हैं। ये करके फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये तो पता चल गया कि दिस इज ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज अलोंग वाई एक्सिस। एम आई ऑडिबल? प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? ये तो एम्पलीट्यूड होगा, ये आपको पता है। व्हाट डज दिस kx minus omega t represent? ये kx minus omega t थीटा रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली करेक्ट, बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? एक्स एक्सिस, इसलिए यहाँ पे एक्स आया। अभी एक्स में भी दो पॉसिबिलिटी होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे हमने जो लिखा है वो kx माइनस ओमेगा टी है कि kx प्लस ओमेगा टी है? सो इट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग, हाँ याद आ गया, इट इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे kx प्लस ओमेगा टी आता तो वेरी गुड, इट इज ky प्लस ओमेगा टी। कौन सा y? ky प्लस ओमेगा टी बोला तो भी प्लस y, ky माइनस ओमेगा टी। सो अगर आपको एग्जाम में कोई इक्वेशन देख के पूछते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, कैन यू फाइंड आउट? ओके, चलिए अभी इसमें हर एक चीज का नाम दे देते हैं। जैसे ये ए हो गया एम्पलीट्यूड, के का नाम किसी को पता है तो बताइए, कौन सा कांस्टेंट? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा एक नाम भी होता था अगर आपको याद हो तो, और एक भी नाम होता है अगर याद हो तो। सर एक नाम नहीं याद था, मैं त्रण पूछो जो कहीं था। इट इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, वेव वेक्टर, या फिर इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट एंगल। 2 पाई रेडियन में कितने वेव्स आएंगे? इसका फॉर्मूला तो याद होगा आपको, नहीं याद है? इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर, तो लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, ये तो पता है। ठीक है, ये तो हो गया के का काम। एक्स तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, ओमेगा क्या है? चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के तो बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं। मेरा को ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताइए। वेरी गुड, टेल मी दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। वेरी गुड, चलिए ये जानकारी आपके पास है जो अच्छा है, इसका भी यूनिट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई वांट वेव वेलोसिटी। ये जो वेव हमने लिखा प्रोपोगेटिंग वेव है ना, ट्रेवलिंग वेव है ना, तो कुछ स्पीड से जा रहा होगा ना, वो वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी का हमें इक्वेशन चाहिए। अब सिंपल स्पीड का डेफिनेशन बताइए, डिस्टेंस अपॉन, इन केस ऑफ वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। एंड उसको ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं, तो फिर बताइए फॉर्मूला। मेरे को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो, मेरे को ओमेगा और के टर्म में लिखना है तो, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर इतना बेसिक आपके पास है तो हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे करने जा रहे हैं एक ही पार्ट में हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट था जो आपने 11th में पढ़ा था, जो हमने रिवाइज करवा दिया। इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस यू कैन नोट डाउन दिस। बोले थे, पूछे थे कहीं? कौन पूछ रहा है भाई, कुछ पूछ रहा है? सर सर कहीं ना बचे, चलिए लिख दीजिए फटाफट। गुड, ए बस इतना। Is it necessary to have this sign? Is it okay with cosine also? તો પછી ડરવાનું નહીં, હા તો સર આવું કઈ કરાયું જ નથી સર, એવું ના હોય, સાઇન કોસ બોથ ઓફ ધેમ આર ઓકે.
बंद है, रिकनेक्ट। वो जोर से मारे हो तो बाहर निकल जाए। आपको दिख रहा है? हो गया? चलिए, देन गिव नेक्स्ट हेडिंग। जो अभी हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करेगा, इसमें टेक्स्ट बुक में तो आपको जो फर्स्ट टॉपिक दिया है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का दिया है। विल स्कीप दैट, बाद में लेटर ऑन देखेंगे। विल स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves, that is electromagnetic wave। बराबर, अभी हम EM waves लिखेंगे। दिस कैन बी गुड 2-3 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क में पूछे तो 4 लिखने के, 3 मार्क में पूछे तो 6 लिखने। बराबर, एक सेफर साइड के लिए ज्यादा लिखने। तो फर्स्ट तो बट ऑब्वियस है, हमने जो डिस्कस किया। फर्स्ट लिखिए आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक में, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। बराबर है, इसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। नेक्स्ट, सेकंड, कौन से टाइप के वेव है? लिखिए सेकंड, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स।
नेक्स्ट लिखिए, किसका बना होता है, नाम क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे आर मेड अप ऑफ, अच्छा ऐसा, चलिए लिखिए, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग या सेल्फ सस्टेनिंग oscillations of electric field ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा कैपिटल बी वेक्टर इन वैक्यूम। सेल्फ सस्टेन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को अपने आप, बराबर है। नाउ द रीजन टू कॉल द ट्रांसवर्स, यहाँ पे देखिए फिर लिखिएगा, तीन तो जनरली ऐसा होता है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करने जाओ तो उसमें तीन वेक्टर आते हैं जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है। एक प्रोपोगेशन, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसका ऑसिलेशन इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक। ये तीन वेक्टर्स है दैट व्हिच वी हैव टू कंपेयर। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि इसका वेलोसिटी वेक्टर, दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर मतलब that is propagation of EM wave, then electric field vectors and magnetic field vectors, जो तीनों को कंबाइन करके आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलते हैं और फिर वो प्रोपोगेट होते हैं। दे आर ऑलवेज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। दे obey the vector relation, v vector is equal to e vector cross, let us check it कि ये क्या है। सपोज मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि इन सम रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज along x axis, what is the unit vector along x axis? If magnetic field vectors are along y axis, I cross j करके हमें, then the propagation will be along x, y and z. Are they perpendicular to each other? We have written that only, बराबर। This will help you to solve the questions based on the propagation. Propagation कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर ऐसा पूछेंगे तो आपको ये रिलेशन काम लगेगा। ठीक है, गेटिंग इट? चलिए, इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने बोला कि दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या, दे आर नथिंग बट वेव्स, ऑसिलेट कराएंगे मतलब वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन लिखना है, विच टू मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, एंड उससे परपेंडिकुलर प्रोपगेशन होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन लिखता हूं। अब वेव का जो इक्वेशन लिखा वो याद कीजिए थोड़ा, y is equal to y into bracket xt is equal to a sin kx if propagation is along x axis. We want to keep propagation along x axis only, मतलब ब्रैकेट में तो वो kx minus omega t ही आएगा, but we have to keep electric field and magnetic field vector perpendicular to, so if we have taken propagation along x axis, which are the two remaining axis along which we can take, तो उसके अलावा हम ई वेक्टर या बी वेक्टर ले सकते हैं। तो मैं ऐसा ले रहा हूं, ई वेक्टर इज, उसमें एम्पलीट्यूड आता था, इसमें ई जीरो क्या, एम्पलीट्यूड, लेकिन अभी किसका, साइन। प्रोपगेशन कौन सी डायरेक्शन में रखना है तो के एक्स माइनस
तो इसका आने का पॉसिबिलिटी y, और मैं इसको y एक्सिस पे रखता हूँ, तो j कैप के साथ है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेयर E0 रिप्रेजेंट दी मैक्सिमम वैल्यू, या जिसको बोलते हो आप एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये kx माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है कि प्रोपोगेशन अलोंग, वेरी गुड। और ये j कैप रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग, प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे आ गया। रिश्ता ये बोलता है कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन से एक्सिस पे आना चाहिए? कैन एनीवन हेल्प मी आउट टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? जैसे यहाँ पे ई वेक्टर हुआ B0, ठीक है, where B0 will represent maximum value or the amplitude of, ठीक है। चलिए, फिर हमने जो वो रिलेशन लिखा था वो भी सही हो जाना चाहिए कि V वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस, हमने प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में रखा है? क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने कौन सी डायरेक्शन में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड J क्रॉस K करके I मिलता है, यस, तो ये सही है। वरना फिर आपको सेट करना पड़ेगा बाय हैविंग योर चॉइसेस, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी डाल सकते हो, उसके हिसाब से ये सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसका हमें डायग्राम बनाना है। रिक्वायरमेंट कितने वेक्टर्स? तीनों एक दूसरे से, तो वी रिक्वायर 3 डायमेंशन। एक पे हमारा प्रोपोगेशन आएगा, एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, और दूसरे पे होशियार चलता है। चलिए, तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज अलोंग जेड एक्सिस। यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा है E इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, दैट टेल्स यू दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा प्लस E0 और ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसके बीच में ये वेरी करेगा। इट्स वेरिएशन इज अकॉर्डिंग टू जो टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 होता है। अगर इसको कोसाइन लिखा होता तो वो मैक्सिमम E0 से स्टार्ट होता है, ये आप जानते हो, बराबर। और उसका जो प्रोपोगेशन होगा दैट इज अलोंग, that represents the propagation of कौन सा वेव? तो फिर तो मैं वही बता देता हूं कि जो EM वेव है वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, प्रोपगेशन के लिए एक्स एक्सिस तो यूटिलाइज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग बिटवीन E0 and with a function of, and it is oscillating along J capital A. So can I say that the electric field vectors ऐसे हो जाएंगे? चेक इट वेदर इट इज साइन फंक्शन, मैंने बराबर ड्रॉ किया है कि मैंने गलती की है? सो यस, बराबर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हो गए, इसका थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। चलिए, दिस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। द रीजन टू स्टार्ट फ्रॉम 0 इज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। देन इन एक्स एक्सिस EM वेव्स आर देयर, वाई एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन बताया, जेड एक्सिस पे हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड वेरी बिटवीन प्लस B0 एंड प्रोपगेशन तो वो एक्स एक्सिस पे ही रखेगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन इसका जो ऑसिलेशन है वो के कैप मतलब जेड एक्सिस पे आना चाहिए। दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ दैट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी, बट वाई एक्सिस पे दिखाने का, तो इसका ऑसिलेशन थोड़ा हम ऐसा क्रॉस बताएंगे। यस, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, these are magnetic field vectors. So are you clear with this?
इसमें से ये आता है, ये सब एक दूसरे से कंबाइन है। यही डायग्राम आप तभी पता चलेगा अगर ये रिलेशन पता चलेगा तो। आपको चेक करने का, दिस थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, 1 2 3 है परपेंडिकुलर, तो काम हो गया। यू गेटिंग विद दिस? चलिए, ब्लू इज अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कौन सी डायरेक्शन में आना चाहिए? जेड। तो ये एक्स वाई प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अलोंग, लेकिन वो हम 3D में दिखा सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड આવી રીતના આવશે z एक्सिस, અને હવે આપણે બોર્ડ ઉપર ના બતાવી શકીએ એટલે મારે થોડું ક્રોસ બતાવું, because we restrict this board in and we want to show that is that comes from your visualization. So are you clear with this 4 and 5? चलिए, तो फिर वो एक रिश्ता बना देते हैं E0 और B0 का, बराबर। किसका रिश्ता? E0 और E0 क्या है? चलिए, एंड B0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू आप मेरे को E0 बोल रहे हो, ये किसका फंक्शन है? बी वेक्टर साइन का फंक्शन। आपने ऐसा ही फंक्शंस अटेंड नहीं किया है, सीखा है चैप्टर 7 में। फंक्शन याद आवे એટલે अटेंड करवानो याद आवे नहीं। चलिए, ऐसा आपने सीखा है चैप्टर 7 में, तो आप बताइए मेरे को कि आपने उसमें सीखा होगा करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ याद है? अभी सीखा था। उसका आरएमएस वैल्यू कुछ हमने फाइंड किया था, याद है क्या? Im बाय और V का, तो फिर इधर ERMS if I want to write down then मैक्सिमम वैल्यू बाय √2 है, अभी याद आया। तो इसका आरएमएस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइड बाय। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का लिखूंगा तो बी आर एम एस इज इक्वल टू B0 बाय, लेकिन हमें तो कुछ अलग करना था, वी वांट रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड, तो इसका रिलेशन ऐसा होता है E0 बाय B0 इज इक्वल टू, व्हाट इज C? स्पीड ऑफ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन, वैल्यू कितना होता है? अगर यही रिश्ता मेरे को आरएमएस के टर्म में लिखना है, ERMS बाय BRMS इज इक्वल टू, रिश्ता यही होता है, नाम बदल जाता है। सर ये आपको कैसे पता चला और ये सही है कि नहीं? आपने तो पढ़ा दिया, हम कैसे मान लें? ऐसा थोड़ी होता है आप जो पढ़ाते हो हर बार सच ही होता है, ऐसे मान कैसे ले? जो चीज हमें पता नहीं होती है फिजिक्स में, फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन, वो सही है या गलत है वो प्रूव करने का एक ही तरीका है, डायमेंशन। डायमेंशन आपको बता देगा कि वो सही है या नहीं है। लेट अस चेक इट। ये रिलेशन हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है, सर ने सही पढ़ाया है गलत पढ़ाया। इसके लिए मेरे को इसका यूनिट चाहिए जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट चाहिए जो, इसका यूनिट चाहिए वो, इन दोनों का यूनिट डिवाइड करता हूं या डायमेंशन डिवाइड करता हूं तो मेरे को इसका डायमेंशन तो सही, वरना चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए। इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन ऑफ चार्ज, फोर्स इज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, तो टेस्ला का क्या करेंगे? टेस्ला चलाएंगे थोड़ी, तो इसका कुछ करना पड़ेगा ना, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज क्यू वी बी, ये बी होता है फोर्स होता है, क्यू और वी को नीचे ले लो, बराबर है। तो टेस्ला को मैं न्यूटन पर कूलम मीटर पर ऐसा लिख सकता हूं, चेक कीजिए। E बाय बी, ई को बोला हमने, दिस इज न्यूटन पर कूलम मीटर पर, ये तो गया मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा। इज इट अ यूनिट ऑफ सी? तो ये रिलेशन सही है, ठीक है। और ये तो आप थोड़ा जानकारी रखते हो, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ये सर ने आपको बताया भी होगा कैरेक्टरिस्टिक में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स? એવું નહીં જો કઈ બીજું નહીં પૂછ્યું, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ જ પૂછ્યું છે, ફોર્મ્યુલા આવડે છે? This q into E vector. Do you know the formula of magnetic force?
ये दोनों को कंबाइन करके तो कौन सा फोर्स आ जाता है? अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बताया और आपने मैग्नेटिक फोर्स क्या बताया? इसमें से ये रिलेशन आ जाता है। क्यू क्यू गेट V इज इक्वल टू, वही तो है ये, तब बताया भी होगा आपको कि हम चैप्टर 8 में बताएंगे, बराबर है? लिख लीजिए। चलिए, जिसमें कहीं पे भी डाउट आता है तो वो पूछ लीजिए। हाँ, मुझे ऑनलाइन वैसे भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में नंबर वाइज लगता जजो। वी ऑलरेडी रीच अप टू 6th, राइट? माइक आउट ऑफ पेन करोगे माइक નું કે કોણ नहीं आता ક્યારનું સવારનું નહીં ચાલે। चलो, डू यू हैव एनी डाउट? तो आप नकुल सर के फोन में रिप्लाई कीजिए। दीपेन भाई क्या किया? सर, कैन यू रिपीट द टॉपिक? अच्छा, टॉपिक का नाम पूछ रहे हो? टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
થોડું ક્રોસ બતાવવાનું ઝેડ એક્સિસ ઉપર જાય એવું. તને બીજું કઈ લાગ્યું? Is it completed? અરે તું લખે છે? ચલ આજે પાર્ટી આપ. ચલિए, what was the last number? Yes. ચલો ભાઈ, થઈ ગયું હા. Then seventh one is that speed of electromagnetic waves. First in vacuum क्या होता है ये स्पीड? इसको डिनोट किससे करते हैं? इसका एक रिलेशन आता है, c is equal to 1 upon of under root of, what is mu zero over here? Permeability of
वैक्यूम क्या क्यों लिया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एप्सिलॉन जीरो क्या होता है ऑफ स्पेस या वैक्यूम, म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है और एप्सिलॉन जीरो का, अगर ये सब वैल्यूज यहाँ पे आप डाल दोगे सॉल्व करोगे तो आपको सी का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा. And if we want the same speed of electromagnetic waves but not in vacuum, in medium if we required, तो अभी सी चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, what is the change for here, and एप्सिलॉन की जगह पे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आ जाएगा एप्सिलॉन. इसका मैं एक रेशियो ले लेता हूं और क्या आता है आप मेरे को बताइएगा. मैं नाम बाकी रखता हूं, आप सोच के बताइए. व्हाट इज सी, फॉर्मूला क्या है, एंड व्हाट इज वी, वो ऊपर चला जाएगा ना. इसका नाम जानते हो? Speed of light in vacuum to the speed of light in medium for light rays is called relative. Swati, your answer is correct. This you people have studied in 10th standard, जो आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा शायद, कि नहीं? तो आना चाहिए. Speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called, it is refractive index of the medium. Yes, so we have the three relation over here. इसको फिर सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू बाय म्यू जीरो, इसका नाम आप जानते हो, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो इज, या फिर कोई कोई बुक इसको ऐसा भी लिखता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर इनटू के. व्हाट इज के? इट इज, सो जो आप एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो लिखते हो ना, इसको आइदर एप्सिलॉन आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. राइट डाउन आइदर ऑफ इक्वेशन. इसमें से टोटल 3 फॉर्मूला बनेंगे. C is 1 upon of mu 0 epsilon 0, V is 1 upon of under root of mu epsilon, and refractive index is under root of mu or epsilon r, या mu r into K. You can use either of formula as per the requirement. Right? सही हो जयेश भाई? चलिए दिन बाद में लिखने का रखिए, हम टाइम देते हैं ना, आप फिर टाइम लिखते ही हो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल को फिर आप छोटे थे तो एन बोलते थे, अभी उसका ओरिजिनल नाम ईटा होता है. त्यारे ना खबर पड़े એટલે એન કે ચલાઈ દે, હવે ઈટા સમજવા. Are you clear with this? Yes. Now I want to find out the three quantities. आपने लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट वेव के बारे में पढ़ा है. लाइट वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आप अल्ट्रावायलेट रेज, दूसरा कोई नाम आता है आपको? गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, यूवी, ये सब आता है. तो डू यू नो एनी एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सिटी स्कैन है, मतलब वो था. वो क्यों हो सकता है? उसका एक रीजन है कि whenever you allow the light waves, मतलब जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, फिर वो कोई भी टाइप का हो, टू फॉल ऑन एनी सरफेस, जैसे कैंसर ट्यूमर्स होते हैं तो वो ट्यूमर को रिमूव करने के लिए एक्सरे या गामा रेज का यूज होता है. वो यूज इसलिए होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गामा रेज को जब आप उस पे इम्पार्ट करते हो, उस पे इंसिडेंट करते हो, वो ट्यूमर को जला देता है, इसलिए क्योंकि वो कुछ एनर्जी इम्पार्ट करता है उसको, वरना तो नहीं हो सकता है. तो इसमें 3 चीज आती है कि whenever you allow the electromagnetic waves to fall on any surface, it applies force, it imparts and it exerts pressure. Force apply થાય, momentum impart થાય, and pressure exert થાય.
બરાબર, ત્રણેયના ઇંગ્લિશ મીનિંગ અલગ છે. તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણો છો ને? હા. ફોર્સ ઇઝ એપ્લાઇડ, પ્રેશર ઇઝ एंड मोमेंटम इज इम्पार्टेड. ये एनर्जी तो कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है इसलिए फोर्स अप्लाई करता है. फोर्स होता है तो मोमेंटम आता ही है, ऐसा न्यूटन ने बोला था. और फोर्स होता है तो फिर प्रेशर भी होता ही है. तो ये तीनों का फॉर्मूला मेरे को फाइंड करना है. मोमेंटम इम्पार्टेड, फोर्स अप्लाइड, प्रेशर एक्सर्टेड. बराबर. सो द एथ वन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स impart momentum on the surface on which they are falling. તું સેજ બાર આટો મારે આવો ને જા 5 મિનિટ. બીજાને ભણવા નથી દેતો. એ મારે કોઈ કામ જ નથી. તું જા આટો મારે જા. એ તું જા 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 પાઉટ લઈને. કરવાનું છે કે બંધ કરી દઉં? આગળ બાકી નહીં કરાવું. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. હું તો બસ यहाँ पर કહી દઈશ કે પતી ગયો ટોપિક. હું ક્યાં કહું છું, તારા ફ્રેન્ડ્સ કહે છે, મારે તો કઈ કહેવાય જ નહીં ને તને. You want or not? You want to study? You want further electromagnetic wave radiation? इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है. તમારા ફ્રેન્ડ્સ ઉપર જે હું તો બાકીનું લખવા માંડો. ચલો, મને શું કામ છે? ચલીએ ભાઈ. 5 મિનિટ ખાલી આટો મારીને આવી જા, પછી પાછો તને બોલાવી દઈશ. હા, ચિંતા નહીં કર. મજા આવશે થોડી. ચાલશે ચાલશે. આરામથી આવજે. હા, चलो out. So we want to find out the momentum imparted on these electromagnetic waves on the surface on which they are falling. तो मोमेंटम इम्पार्ट का फॉर्मूला फाइंड करना है. मोमेंटम इम्पार्टेड, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इसने कितना एनर्जी इंसिडेंट किया. तो एनर्जी इंसिडेंट बाय ईएम वेव्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया. ई बोलो यू बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मोमेंटम इम्पार्टेड का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू. सर ये कहाँ से आता है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपको मास एनर्जी रिलेशन पता है? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था. ई का नाम हमने यहाँ पे दिया है U इज इक्वल टू C. इसलिए लिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज लाइट. लाइट के लिए बात कर रहे हैं. इसको मैं ऐसा लिखूं तो चलेगा, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्पीड ऑफ लाइट. सो आई हैव रीअरेंज्ड इट. और ये मास है, ये स्पीड है. मास इंटू स्पीड करके क्या मिलता है? मोमेंटम मिलता है जो हमें चाहिए. तो ये U हो जाएगा P इंटू, हमें तो मोमेंटम इम्पार्टेड चाहिए तो वो ये हो जाएगा. ये फॉर्मूला हो गया मोमेंटम इम्पार्टेड. इसमें भी दो केसेस है. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा U बाई C मोमेंटम इम्पार्टेड, दिस इज फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस. जिसपे जितना भी लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो उसको ये एब्जॉर्ब करवा ले. कोई कोई बार एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये सरफेस का टाइप बदल देते हैं. ये सरफेस का टाइप कर देते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो फिर ये फॉर्मूला मोमेंटम इम्पार्टेड का थोड़ा चेंज हो जाएगा. कैन एनीवन सजेस्ट मी द फॉर्मूला? परफेक्ट एब्जॉर्बिंग के लिए हमने U बाई C लिखा, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या हो जाएगा? आई गिव यू हिंट? शुड आई गिव यू हिंट? सपोज ये सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब मतलब इंसिडेंट किया है. इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो U बाई C आया.
अभी इसने एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर दिया, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, मतलब जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना माइनस, इंसिडेंट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ यू, रिफ्लेक्ट हुआ यू, सेम। तो वही परफेक्ट, जब एब्जॉर्ब होता है तो रिफ्लेक्ट होता है ना, वरना अपने आप थोड़ी रिफ्लेक्ट करता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी आंसर 0, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू आर नियर टू आंसर, खाली साइन बदल दीजिए तो आंसर हो जाएगा। आया वो यू, गया वो माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। 2 मिनट बाद बोला उसने। यस इट इज, जो आया वो यू, जो गया वो यू, दोनों को माइनस माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 2u बाय, बट इफ इट इज, अगर स्पेसिफाई करते हैं तो, वरना आपका टेक्स्ट बुक तो इससे ही चला लेगा काम। अगर कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते तो आप ये यूज कर सकते हो। राइट इट डाउन। चल भाई चल। Professor Anthony Ramos. Sorry, sir. બધાને બોલવા દેવાનું, આપણે હેરાન નહીં થવાનું. अगर ये सब फॉर्मूला जो ये लिस्ट बन रहा है, दिस वन इज 8, आई विल टेक 9 10 11 12 સુધી છે, आई थिंक सो, डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। ये अगर आपका परफेक्टली हो गया, घर पे से आप एक बार एक लिख ही लीजिएगा, प्रिपेयर कर ही दीजिएगा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें दूसरा कुछ है नहीं, बस इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट का एक टॉपिक बाकी रहेगा, वो तो छोटा सा टॉपिक है। बाकी क्लासिफिकेशन है वो तो शॉर्ट नोट से रीड करना है। तो ये जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन है वो सब इस पर चलेगा, ये नहीं था। કેટલું બધું પહેરવાનું આ તે ચાલશે.
Completed? No, sir. Yes, sir. नहीं लखो नंबर नहीं देंगे, इसके साथ ही कर देंगे, ठीक है? ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में ना आवे। થઈ ગયું છે ના? બાકી હોય તો રાખું, વેઇટ કરું। આ સાઈડ નું Yes. चले तो उसमें ही कंटिन्यूएशन में कर देंगे। अगर आपको फोर्स एक्सर्टेड पूछा है, फोर्स अप्लाइड सॉरी, देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा ना। फोर्स के तीन फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, या चेंज इन मोमेंटम इन गिवन। हमारे पास मोमेंटम तो ऑलरेडी है, बस उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैन आई से इट इज मोमेंटम imparted in a given time interval? Getting? So it is momentum imparted to the interval, तो आप इसका फॉर्मूला u इंटू सी इंटू, और फिर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो 2u कर दो, वो तो आप जानते हैं, बराबर। नेक्स्ट छेल्लामो नंबर आवे छे 9th के 8th, प्रेशर exerted by electromagnetic waves on any surface। पहले तो इसका एक स्पेशल नाम है, is called radiation pressure। The meaning to use a radiation word is radiation, that means energy, and electromagnetic, और ये जो लाइट वेव्स है वो एनर्जी एक्सर्ट करते हैं, एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, इसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। मोमेंटम में भी पी है, फिर ये प्रेशर में भी पी आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इसका नाम चेंज कर देता हूँ, पीएस कर देता हूँ, बराबर। आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? डेफिनेशन क्या है जिससे उसका यूनिट फोर्स बाय एरिया? Do you know what is the formula of force exerted by the given electromagnetic waves?
तो ये U by C T A, this is the formula. GTA नहीं भाई बंद है वो। So it is रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। इसमें भी आप इसको कुछ याद करो अच्छे से, इसको दिस इज अपॉन ये क्वांटिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, याद कीजिए। अच्छा चलिए, एनर्जी पर टाइम क्या देता है? पावर देता है। पावर पर यूनिट एरिया क्या देता है? મને લાગતું તો એક આન્સર તો કરેક્ટ આવશે. आई एम वेटिंग फॉर दैट सिंगल आंसर. ऑनलाइन में से भी नहीं, ऑफलाइन में से नहीं। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी फ्लक्स बोल सकते हैं, चलेगा, लेकिन उसका दूसरा भी एक नाम है। यू आर करेक्ट, एनर्जी फ्लक्स इज देयर। स्टिल एनी अदर બોલવાનું ખોટું પડે તો ચાલે। હા, આપણે કે એનર્જી ડેન્સિટી ઇઝ એનર્જી પર યુનિટ વોલ્યુમ। Whenever you are studying 12th standard, then it is your migration from stimulation to spontaneous, and that you should have to learn. અત્યારે તમે લોકો છે ને સ્ટિમ્યુલેટેડ આન્સર આપો। As for that कि अगर आपको आंसर देना है तो आप बाजू वाले से एक बार पूछो, आउट है, दिस इज स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेटेड आंसर होता है, 2-3 जन मिल के आंसर देते हैं। फिर आप आगे जाओगे, जब कोई भी आप ब्रांच लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपके जो टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, ये आपको बोल देंगे कि ये टॉपिक है, ये आपको करवाना है। इन दैट केस यू नीड टू बी स्पॉन्टेनियस, तरत आंसर आवવું જોઈએ। હું અહીંયા बनावतो હોય ને, इफ आई एम नॉट स्पॉन्टेनियस, मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊं तो मेरा काम नहीं है इधर। ये भी आपको भी सीखना है। तो पढ़ाई तो चलती है, उसके साथ साथ ये चीजें भी सीखनी जरूरी है। બધું ભણતા આવડી જાય, આપણે મસ્ત ભણી લીધું, નીટની એક્ઝામમાં સારા માર્ક આવી ગયા, જેડબલમાં સારા માર્ક આવી ગયા, સારા ડોક્ટર એન્જિનિયર, તમારે જે બનવું બની ગયું, ચેક લખતા ના આવડતું હોય તો પૈસા શું કરા કમાવાના? એના માટે માણસ રાખવાનો, લેવાનો ચેક બને। બધું આવડવું જોઈએ ને, થોડું થોડું તો આવડવું જોઈએ ને, ખાલી ભણવાથી ના ચાલે। बताइए, उसको कुछ बोलते हैं, अभी याद आ जाना चाहिए। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। पावर बाय एरिया थी भी તમને इंटेंसिटी મળે। इट इज सेम एज दैट यू हैव टोल्ड एनर्जी फ्लक्स, इसको एनर्जी फ्लक्स भी बोल सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है वो इंटेंसिटी मिला। किसका इंटेंसिटी? ये कौन से वेव्स की हम बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा नाम क्या? लाइट वेव्स। और ये लाइट वेव्स का जो इंटेंसिटी है, जिसको लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं, तो उसको लाइट इंटेंसिटी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है। आपने जब 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया होगा तब केमिस्ट्री में और फिजिक्स में वो ऐसा यूनिट सिस्टम का पूरा 7 क्वांटिटीज, उसमें एक क्वांटिटी आया था जिसका यूनिट कैंडेला था। दिस इज दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लाइट कितने पर्टिकुलर एरिया पे कितने टाइम में गिरता है, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो दिस इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। હું લખતો નથી, ખાલી સમજાવવા માટે તમને, કારણ કે આવું કઈ ટેક્સ્ટ બુક માં નથી આપતી। બરાબર है? तो आपकी जानकारी लिए अच्छा है। बराबर है। इसका फॉर्मूला आप एक्स्ट्रा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका नाम क्या बता दिया हमने? हाँ, तो मतलब इंटेंसिटी बोलो तो चलेगा, तो इट इज आई बाई सी। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आ गया। प्रेशर एक्सर्टेड, अभी मैं आइडियल केस के लिए कर रहा हूँ, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। रिफ्लेक्टिंग होगा तो वो 2u आ जाएगा, दैट यू नो। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट एमपी, जो इंडिविजुअली आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं, जो आप बता रहे थे, कौन सा क्वांटिटी बोलो ना मैंने? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये थोड़ा ध्यान रख के देखिएगा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है,
मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। तो इफ वी वांट द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट विल बी द सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ, so rho, that is the total energy density of electromagnetic wave, is the sum of energy density of, બોલવાનું ને, and the energy density of, बराबर। आगे एनर्जी डेंसिटी તમે ऐड करते, इसको मैं अभी इक्वेशन 1 बना के रखता। मेरे को इतना पता चला कि जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होता है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ईएम वेव्स का, दैट इज द सम प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिमेनिंग प्रोपोर्शन ऑफ, बट इन व्हाट प्रोपोर्शन दैट आई डोंट नो, कितना प्रोपोर्शन किसका होगा ये मेरे को नहीं पता है। तो उसके लिए मेरे को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, तो भी मेरे को पता है कि कोई लगभग एक आध आंसर आएगा। दिस इज योर लेवल, यार एट द एंड ऑफ 8 चैप्टर, मतलब एक बुक खत्म होने आया है, बराबर है। आपको एक आध फॉर्मूला पूछने जाए, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? ડિમોરલાઇઝ કરવા માટે નથી કહેતો, તમારી પ્રિપેરેશન વધારવા માટે કહું છું। Perfect. Half epsilon 0 E square that you people have studied in second chapter, कैपेसिटर के टाइम पे पढ़ा होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज मैं ऐसा कर दूंगा, here we will take RMS values of electric field and magnetic field, बराबर, because here sign variations are there। ये तो हमारा ज भण्या छे, it is b square by, भाई इसमें भी हम वो RMS वैल्यू यूज कर, तो ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। ना मेरे को थोड़ा रीअरेंजिंग चाहिए, मेरे को वो प्रोपोर्शन फाइंड करना है कि कितना प्रोपोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कितना, तो इन दोनों का रिश्ता लाना पड़ेगा कुछ, जिसमें इसका फॉर्मूला यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसके टर्म में लाना है। माय इंटेंशन इज क्लियर टू योर माइंड, इसको सॉल्व करना है, इसके टर्म में लाना है। तो पहले देख लीजिए, इसमें BRMS है, इसमें, तो इसको इसके टर्म में लाना पड़ेगा। इसमें म्यू 0 है, तो इसको इसके टर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे को दो रिश्ते बताने पड़ेंगे, एक इसका और इसका, और एक म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 का, दोनों ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। तो पहले इसका रिश्ता बताइए ERMS को BRMS के टर्म में लाने के लिए। ERMS बाय BRMS इज इक्वल टू, हमें BRMS का वैल्यू चाहिए, तो BRMS मिल जाएगा, चलिए एक रिश्ता मिल गया, अच्छा है। अभी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के लिए। ये रिश्ता भी हम पढ़े हैं, C is 1 upon of अंडर रूट ऑफ, तो C स्क्वायर इज, स्क्वायर रूट निकाल दो, म्यू 0, हमें किसको निकालना है, किसके टर्म में लाना है, तो म्यू 0 को सब्जेक्ट बना दीजिए, 1 अपॉन ऑफ C स्क्वायर, दोनों आ गया, इसके डाल देते हैं। That's why the energy density of magnetic field, energy density of magnetic field, जिसका फॉर्मूला हमने b स्क्वायर RMS by 2 म्यू 0 लिखा था, बट इंस्टेड ऑफ BRMS इट इज, डालिए स्क्वायर कीजिए, E स्क्वायर RMS by, बराबर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ टीचिंग। આનાથી સિમ્પલ વે મને નથી આવડતો, આરામથી एकदम सिंपलेस्ट वे થી તમને કરાવું છું, હવે તો ખબર પડે જ लगभग બધાને। और इसमें क्या डालेंगे, वो नीचे 2 म्यू 0 है वो, तो 2 तो को रख दूं ना इधर, म्यू 0 की जगह पे क्या डालेंगे, 1 बाय C स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा ना, इंटू एप्सिलॉन 0, ये पूरा ऊपर चला गया है, C स्क्वायर गेट, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ E स्क्वायर RMS, या फिर इसको ऐसा हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर RMS लिखूं तो भी चलेगा ना,
अरे ये तो देखिए कुछ सेम है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लेके आ गए। मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि नीट ने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, इन केस ऑफ, मैं आपको पूछता हूँ, आप आंसर बताइएगा मेरे को, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स what is the ratio of proportion of electric field and magnetic field? The ratio of proportion of electric field to the magnetic field is blank. 1:1 आए, 4 ऑप्शन दिए थे। What is the ratio of electric field to the total energy density? What is the ratio of total energy density to the electric field? बराबर है, तो रो बी और रो ई इक्वल हो जाएगा, तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है जिसको हमने लिखा रो ई प्लस, तो either it can be written as 2 times of energy density of, or you can write down this 2 times of energy density of, जिसमें एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो इसमें से 2 निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर आर एम एस बाय, तो इसमें से वो 2 निकाल दीजिए तो इट इज बी स्क्वायर आर एम एस बाय। ये मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि भाई ये पर्टिकुलर वैल्यूज है कि ERMS ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हैविंग दिस वैल्यू, फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स, तो तुम्हारे एक ज वैल्यू फाइंड करवानी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना, और जो टोटल है वो उससे, तो ये पता होगा तो इजी हो जाएगा, लिख लीजिए। પેલું કન્ટિન્યુ માં છે, આ નવું છે। ના એ કન્ટિન્યુએશન માં જ રાખ્યું છે।
आपका 18 से कोई एग्जाम है ऐसा आपको ग्रुप में रखा गया है, बराबर है। 100 मार्क का पेपर होगा क्योंकि 3 आवर्स का है इसलिए। चैप्टर फिजिक्स में तो 1 to 6 है, वो तो हमारे कब के हो चुके हैं। हाँ, एक बार आपने ऑलरेडी उसका 50 मार्क का एग्जाम दे दिया है, बस उससे जो वेटेज, वेटेज तो नहीं बोल सकते, जो पैटर्न है वो उससे डबल हो जाएगा। मतलब जो 25 एमसीक्यू होते हैं वो 50 हो जाते हैं, जो 2 मार्क के क्वेश्चन 4 आते थे वो 8 हो जाएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन 3 आते थे वो 6 हो जाएंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन 2 आते थे वो 4 हो जाएंगे। Yet they have not specified to do any change, मतलब ऐसा ही चलेगा ये सारा। Yes. और आपका नेक्स्ट जेडब्ल्यू नीट का टेस्ट कब है फिजिक्स का? ना बच्चे हंसे नहीं, आई थिंक सो नेक्स्ट वीक में ही होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में जब भी होगा सैटरडे को, वो चैप्टर 1 to 6 का है, ठीक है। और आपका वो जो फाइनल नीट और जेडब्ल्यू का जब भी डेट है 30 तारीख है ना, 30 है ना, हाँ, तो एमा भी चैप्टर 1 to 6 જ રાખતા છે। For any help regarding your timetable, regarding your subject, regarding your subject physics is to be concerned, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, still you are having a proper time, you can ask me, नकुल सर, निमिष सर, but પૂછોગે તો પતા ચલેगा, डायरेक्टली हमने खबर ना पड़े कि તમને શું प्रॉब्लम फेस થાય છે। आई एम लुकिंग एट द डिफरेंट फीसेस, तो मेरे को पता चलता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या है वो नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और अप्रोच करोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ये 110% फाइनल। उसमें कुछ ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, बट फॉर दैट बीइंग यू नीड टू अप्रोच। एंड द सेकंड थिंग इज दैट at sometimes there are some nuisance in the class is there, तो उसमें से 2 आउटपुट्स निकलते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है वो थोड़ा सा ऐसे शांत बैठते हैं, वो देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ ये तो भाई इंडिया है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसा एक रीजन भी होता है जिनको कुछ पता नहीं चलता है, वो सब ऐसा करते रहते हैं, तो आप उसमें ध्यान रखोगे तो आपको भी जितना आता है वो भी चला जाए। So now better you have to think what you, when you comes, you belongs to which category। कुछ नहीं आता है वो कैटेगरी में आते हो, कुछ आता है वो कैटेगरी में आते हो, या सब कुछ आता है वो कैटेगरी में आते हो। आप बाकी के सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आते हो तो वो फर्स्ट कैटेगरी को थोड़ा इग्नोर करने का ट्राई कीजिए, वरना आपका जो है वो भी चला जाए। वो सब चलता रहता है, बराबर बराबर એટલે जनरल વાત છે। ના ના, બે એકાદ બે બેન્ચ ની વાત નથી કરતા આપણે, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ जनरल। જો આ બી છે જ ને તાર જોડે, અલા ભણો ભણો જેટલું થશે એમાંથી થોડા માર્ક આવી જાય, એ તું છોડ ને બધું।
એક બે કેરેક્ટરિસ્ટિક પતી જાય પછી બે બાકી છે તો તમે લખવામાં એટલો બધો ટાઈમ લગાવો છો? चलिए कंप्लीटेड। चलिए रिमेनिंग 2 है वो कंप्लीट कर देते फिर आपको ब्रेक दे देंगे। यस नाउ हमने जो बात की थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या होता है इंटेंसिटी एक बार बता दीजिए डेफिनेशन से। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू सी। व्हाट इज रो? किसका? दैट इज आइदर 2 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी ऑफ और द 2 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी ऑफ। तो आप फिर वो फॉर्मूला रीराइट कर सकते हो रो ई या रो बी डाल के। सर ये पता कैसे चलेगा सही है या नहीं है? आपने तो ऐसे ही लिख दिया। डायमेंशन देख लो, ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, दैट मींस जूल अपॉन एरिया का एंड टाइम का। एनर्जी डेंसिटी मतलब जूल पर एनर्जी बाय वॉल्यूम इनटू, so it is joule meter square and second, बराबर है। LHS is equal to RHS, that means this equation is correct। ये फॉर्मूला आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा और आपको इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी में से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का पूछा होगा तो काम लगेगा। इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला तो आप ई स्क्वायर आरएमएस या बी स्क्वायर आरएमएस के टर्म में डाल दो तो आपको ई आरएमएस और बी आरएमएस मिल जाएगा, तब ये यूटिलाइज हो जाएगा। एंड लास्ट फॉर ईएम वेव्स स्पीड इन वैक्यूम c is equal to lambda into c is constant, बराबर। c कांस्टेंट है तो lambda is inversely proportional to, हाँ तो कांस्टेंट है, गो f नीचे जावा दो। so if frequency is greater या increases the wavelength, तो बाय डिफॉल्ट है। ये आपको काम लगेगा जो मैं अभी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर में आएगा तो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ईएम वेव्स दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, और तब ये समझ में आ जाएगा कि वेवलेंथ डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ईएम वेव का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा उसका वेवलेंथ, बिकॉज दे आर इन इनवर्स। तो ये 12 कैरेक्टरिस्टिक है, जो आप याद कर लो तो ये चैप्टर हो जाएगा। एकाद कदाच भूलाઈ ગયું હશે તો નહીં, લગભગ તો નહીં થયું, વધારે થયું હશે। चल भाई क्रिश लखी दे फटाफट।
प्लस साइन के का वैल्यू प्लस खत्म हो गया नहीं हुआ है પછી અડધો માર્ક કપાઈ જાય આટલું મહેનત કરવાની છે લખી કાઢો આવું છે બધાને સોરી કેવું પડે આઈ વિલ ના ના મને નહીં આ લોકોનું બગડ્યું મારું કશું નહીં બગડ્યું આઈ વિલ નોટ ડુ ધીસ નેક્સ્ટ ટાઈમ અલોંગ વિથ સોરી તારે બી કેવું બધાને એવું કહેવાનું સોરી એન્ડ આઈ વિલ નોટ ડુ ધીસ નેક્સ્ટ ટાઈમ Sorry.